हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मैं सूरज यादव आपके अपने ही यूट्यूब चैनल स्टडी मेगा पॉइंट में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि दोस्तों आप लोगों का इलेक्ट्रिकल फोर्थ सेमेस्टर का टीडीईपी की क्लासेस जो है जारी हो चुकी हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक टीडीईपी की क्लासेस नहीं देखी हैं इसके पहले वाले लेक्चर्स को, तो उनको पहले आप लोग देख लीजिए। आप लोग प्ले स्टोर में आप लोग प्लेलिस्ट में जाइएगा तो वहाँ पे आप लोगों का ये बना हुआ है। इसका जो टीडीईपी का जो लेक्चर्स हैं वहाँ पे रखे हुए हैं, सारे आप लोग देख सकते हैं एक तरफ से, ठीक है। और आप लोगों से एक विनम्र निवेदन है कि आप लोगों ने अगर अभी तक स्टडी मेगा पॉइंट के ऑफिशियल चैनल को प्ले स्टोर से डाउनलोड नहीं किया है तो प्लीज स्टूडेंट्स आप सभी डाउनलोड कर लीजिए। और वहाँ पे बहुत ही मिनिमल प्राइस पे आप लोगों के कोर्सेज चल रहे हैं, जो कि आप लोगों को इलेक्ट्रिकल फोर्थ सेमेस्टर के लिए सारे क्लासेस आप लोगों को ऐप पे मिल जाएंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टीडीईपी। आज इसमें हम आप लोगों को बताने वाले हैं कि जैसा कि आप लोगों को कुछ 3 क्लासेस दे चुके हैं, आज चौथी क्लास है, तो इसमें हम आप लोगों को से आज बात करेंगे। यहाँ पे ये पहले 1.1 ट्रांसमिशन सिस्टम यानी चैप्टर 1 का 1.1 जो है हमारा एंड हो गया है। आज हम जो बात करने वाले हैं स्टूडेंट्स, आज बात करेंगे कंपैरिजन ऑफ डिफरेंट सिस्टम। एसी एसी की बात कर लेंगे, डीसी पावर ट्रांसमिशन की बात करें, इसमें जो भी मतलब इक्विपमेंट होंगे, जैसे यहाँ पे देखें कंडक्टर मटेरियल्स एंड साइज फॉर्म स्टैंडर्ड केबल्स, यानी ये सारी बातें, इन सारी बातों को हम इस वाले मतलब इस लेक्चर में आप लोगों को दिखाते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं लेक्चर। आप लोगों को यहाँ से आप लोगों को देखना है, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों ने सिलेबस को देखा होगा, बहुत अच्छे से समझा होगा। सिलेबस की क्लास भी आप लोगों को अपलोड की गई है, उसको अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो प्लीज उसको भी आप लोग देख सकते हैं। इससे आप लोगों को सिलेबस सारी चीजें पता हो जाएंगी। क्या है हमारा टॉपिक, क्या है, कंस्ट्रक्शनल फीचर ऑफ ट्रांसमिशन लाइन, यानी क्या क्या फीचर होना चाहिए ट्रांसमिशन करने के लिए, या ट्रांसमिशन लाइन में जो फीचर होते हैं क्या क्या होना चाहिए, या फिर क्या क्या करना चाहिए। इन सारी चीजों को हम ध्यान रखते हैं ट्रांसमिशन लाइन की संरचना का चित्रण करके, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी ये पॉइंट है, ये काफी बड़ी पॉइंट है, इसमें आप लोगों को ध्यान रखना होगा भाई। अगर आप लोग थोड़ा सा भी ध्यान रख लेते हैं तो आप लोगों को बहुत ही अच्छा नंबर मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे क्या होता है, इसको आप लोग हेडिंग डाल लीजिएगा, कंस्ट्रक्शनल फीचर ऑफ ट्रांसमिशन लाइन। इसमें है क्या, हमारा संचरण लाइनों की संरचना का चित्रण कैसे किया जाता है। तो यहाँ पे देखेंगे ट्रांसमिशन लाइन की संरचना में मुख्यतः जो भाग प्रयोग होते हैं वे निम्न होते हैं। तो ट्रांसमिशन लाइन में आप लोगों ने देखा होगा, अगर ट्रांसमिशन देखे होंगे हाई वोल्टेज वाली ट्रांसमिशन, तो उसमें जो यूज होता है सर्वप्रथम आप लोग देखेंगे कंडक्टर यूज होता है, सपोर्ट यूज होते हैं, इंसुलेटर यूज होता है, क्रॉस आर्म यूज होता है, सैग भी होता है, वायर यानी वायर जो तार होता है, कंडक्टर वायर एक ही है। इस बात को आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो आप लोगों ने ये सारी चीजें देखा है ट्रांसमिशन लाइन में। अगर आप लोगों ने इस सब्जेक्ट की बात किया जाए तो आप लोग काफी चीजें ऐसी होंगी जो कि आप लोगों ने देखा होगा, जैसे पोल्स हो गए, इस टावर हो गया, ये सारी चीजें तो आप लोगों ने देखा होगा। पोल्स और टावर, वुडन पोल तो नहीं देखे होंगे शायद, कुछ स्टूडेंट देखे हों, कुछ स्टूडेंट नहीं देखे हों, उनकी बात नहीं करना, लेकिन मैक्सिमम चीजें जो होंगी आप लोगों ने देखा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम सर्वप्रथम कंडक्टर की बात करते हैं। तो हम कंडक्टर के बारे में बहुत ही अच्छे से मतलब डिटेल में जानेंगे कि आखिर कंडक्टर होता क्या है। कंडक्टर आप लोगों ने देखा होगा ट्रांसमिशन लाइन में जो ऊपर जो कंडक्टर होते हैं क्या होता है, उन्हीं के माध्यम से क्या किया जाता है, ट्रांसमिशन किया जाता है, ठीक है। तो उसका मतलब इसका जो यूजेस है ये बहुत बड़े पैमाने पे है, ठीक है। कंडक्टर के माध्यम से क्या किया जाता है, ट्रांसमिशन किया जाता है, ठीक है। किसका ट्रांसमिशन किया जाता है, इलेक्ट्रिक पावर का, ठीक। इस बात को आप लोग ध्यान रखेंगे। अब जो ये कंडक्टर होते हैं इनमें कुछ गुण भी होना चाहिए। एक कंडक्टर हम बहुत टाइप की यूज करते हैं, जो कि अभी आप लोगों को एसजीबी में कुछ कंडक्टर जैसे कापर का बताएंगे, कापर बताएंगे, एल्यूमिनियम बताएंगे, ठीक है। लेकिन जब हम आप लोगों को EEE फर्स्ट पढ़ाऊंगा तो उसमें आप लोगों को कितने प्रकार के कंडक्टर होते हैं इसको भी मैं आप लोगों को डिटेल में बात करूंगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हम पहले हेडिंग डालेंगे चालक। तो यहाँ पे देखेंगे ओवरहेड लाइन में विद्युत ऊर्जा या विद्युत शक्ति को ट्रांसमिट करने के लिए क्या होता है, ट्रांसमिट करने के लिए चालक का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। एक बात तो आप लोगों ने ध्यान रख लिया होगा या समझ लिया होगा कि हमारा जो कंडक्टर होता है क्या करता है, विद्युत ऊर्जा या इलेक्ट्रिक पावर को क्या करता है, ट्रांसमिट करने के लिए हम क्या करते हैं, चालक का प्रयोग करते हैं, ठीक है। चालक का प्रयोग करते हैं। अब यहाँ पे ध्यान रखेंगे इन चालक पदार्थों के चयन के लिए चालकों में निम्न गुण अनिवार्य रूप से होना चाहिए। क्या क्या गुण होना चाहिए, आइए यहाँ पे देख लेते हैं। गुण कुछ इस प्रकार से हैं, ठीक है। क्या होना चाहिए, पहला इसमें है कि उच्च वैद्युत चालकता होनी चाहिए, यानी इसकी जो चालकता होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, उच्च होनी चाहिए। और यहाँ पे देखेंगे तन्य सामर्थ्य, यानी इसमें जो फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, अधिक होनी चाहिए, ठीक है।
और इसका जो रेजिस्टेंस होना चाहिए वो रेजिस्टेंस कैसा होना चाहिए, निम्न ताप गुणांक होना चाहिए इसका, यानी जो रेजिस्टेंस है वो क्या होना चाहिए, निम्न ताप गुणांक होना चाहिए। ठीक है, नम्यता होनी चाहिए, यानी ये नम्य होना चाहिए, यानी काफी मुलायम होना चाहिए कंडक्टर। ठीक है, इस बात को भी ध्यान रखेंगे। अब ये कंडक्टर की बात की जाती है तो हम यहाँ पे बात करते हैं कापर। ठीक है, कापर का उतना यूज तो नहीं किया जाता है ट्रांसमिशन लाइन में, लेकिन कापर आप लोग देखेंगे कहीं कहीं जगह पे यूज किया जाएगा जहां पे हमें अच्छी पावर की जरूरत होगी। ठीक है, महंगा होने के कारण इसका ट्रांसमिशन लाइन में यूज नहीं किया जाता है, बस इतनी बातें ध्यान रखेंगे। ठीक है, ओवरहेड लाइन में मुख्यतः कापर का कंडक्टर प्रयोग किया जाता है। ओवरहेड लाइन में कहीं कहीं भी आप लोगों को देखने को मिलेगा जहां पे हम कापर कंडक्टर का यूज करेंगे। ठीक है, यहाँ गुण की बात करेंगे तो यहाँ पे पहला गुण है हमारा गलनांक, जो होना चाहिए 1084 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए किसका, कापर का। विशिष्ट घनत्व 8.89 होनी चाहिए, यानी होती है, इसका विशिष्ट घनत्व कितना होता है, 8.89 होती है। यंग प्रत्यास्थता गुणांक की बात करेंगे 127 गुणित 10 की घाते 8 kg पर मीटर होनी चाहिए, यानी इसकी जो हमारे यंग प्रत्यास्थता गुणांक इतना होना चाहिए। अगर बात की जाए अंतिम तन्य सामर्थ्य तो यह होगा 4 × 10⁸ kg पर मीटर स्क्वायर होनी चाहिए। विशिष्ट प्रतिरोध की बात की जाएगी तो यानी स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की बात की जाएगी तो 1.7 × 10⁸ क्या है, ओम मीटर होना चाहिए। इन सभी डाटा को आप लोगों को थोड़ा बहुत तो याद ही होना चाहिए, 4-5 पॉइंट अगर आप लोग याद कर लेते हैं तो बहुत है। रेखीय प्रसार गुणांक की बात करेंगे तो यहाँ पे 16.6 × 10⁻⁶ डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। तो ये सभी था कापर का गुण। अब चलते हैं आगे की ओर। अब दोस्तों हमने कापर को देख लिया है, अब चलते हैं एल्यूमिनियम की तरफ। एल्यूमिनियम का भी यूजेस बहुत बड़े पैमाने पे किया जाता है, तो इसके भी कुछ जो एडवांटेज गुण हैं इनको थोड़ा ध्यान में रखना चाहिए आप लोगों को। ठीक है, पहला पॉइंट है गलनांक 600 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। क्या है, जो गलनांक होता है वो 600 डिग्री सेल्सियस होता है। विशिष्ट घनत्व की बात करेंगे तो 2.71 होता है। यंग प्रत्यास्थता गुणांक 56 × 10⁸ kg पर मीटर होना चाहिए या होनी चाहिए। विशिष्ट की बात करेंगे तो यहाँ 2.87 × 10⁻⁸ ओम मीटर होनी चाहिए। रेखीय प्रसार गुणांक 0.0038 पर सेंटीमीटर क्यूब होना चाहिए। तो ये था हमारा एल्यूमिनियम के जो बेसिक गुण हैं, उनको आप लोगों को ध्यान रखना है। अब दूसरा पॉइंट की बात करें, यानी सेकंड पॉइंट जो हमारा होना चाहिए वो क्या है, वो हमारा है सपोर्ट। सपोर्ट भी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है आपके ट्रांसमिशन लाइन में। सपोर्ट के माध्यम से क्या किया जाता है, ट्रांसमिशन जो होता है ऊपर 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 किया जाता है। ठीक है, सपोर्ट के माध्यम से हम चालकों को क्या करते हैं, ऊपर की ओर मतलब क्या करते हैं, ऊपर को लगाते हैं। ठीक है, तो सपोर्ट का काम तो यही होता है, आप लोग जिसको खंभा बोलते हो। ठीक है, यहां पे देखेंगे तो ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन या डिस्ट्रीब्यूशन लाइन में चालक को क्या है, चालक को भूमि से ऊपर रखने की युक्ति को सपोर्ट कहते हैं। यानी अगर हम चालक को जिस युक्ति के माध्यम से ऊपर रखते हैं उसको हम क्या कहेंगे, सपोर्ट कहेंगे। ठीक है, अभी आप लोगों को सारी चीजें पता हो जाएंगी। क्रॉस आर्म आड़ी भुजा इसे बोला जाता है मेरे प्यारे मित्रों, क्या बोला जाता है, क्रॉस आर्म को आड़ी भुजा बोला जाता है। इससे अच्छा आड़ी पाड़ी हमें ज्यादा याद नहीं होता है, क्रॉस आर्म बोल दीजिएगा, आप लोगों का काम हो जाएगा। हिंदी अगर आप लोगों को टीडीपी पढ़ना है तो आप लोग कुछ इंग्लिश का यूजेस ज्यादा करें भाई। ठीक है, जिससे आप लोगों को सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। ठीक है, अब यहाँ पे हम ट्रांसमिशन को संचरण बोलेंगे तो आप लोगों को थोड़ा बेकार टाइप लगेगा। डिस्ट्रीब्यूशन को हम वितरण बोलेंगे तो थोड़ा लगेगा कि कुछ पता नहीं क्या बोल दिए। चलिए, अब क्रॉस आर्म की बात की जाएगी तो यहाँ पे देखेंगे ओवरहेड ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में, यानी हम बात की जाएगी ओवरहेड, यानी ओवरहेड का मतलब सिर के ऊपर की बात की जाएगी तो उसे हम ओवरहेड बोलेंगे। ठीक है, इतनी पॉइंट आप लोगों को ध्यान रखना है कि ओवरहेड ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में सपोर्ट से कसी हुई, जो सपोर्ट होता है उससे कसी हुई भुजा जो ठोस विद्युत रोधक से कंडक्टर को कसता है क्रॉस आर्म कहलाता है। यानी कहने की बातें हैं, जो हमारा कंडक्टर होता है और जिस पे हमारा इंसुलेटर पे कसा जाता है उसी को हम क्या कहते हैं, क्रॉस आर्म बोलते हैं। ठीक है, तो आशा करता हूं कि आप लोगों ने ये सारी चीजें देखा होगा। आप लोगों ने खंभे में देखा होगा जिसपे क्या कहते हैं, इंसुलेटर को लगा के कुछ इस प्रकार से होता है, आप लोगों को मैं बता देता हूँ। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे जैसे हमारा पोल ये हो गया, यही होता है, जैसे इस टाइप से रखा नहीं होता है, इसी को हम बोलते हैं, यहाँ पे जो होता है इसी को हम बोलते हैं क्या, क्रॉस आर्म बोलते हैं। ठीक है, आशा करता हूँ अब आप लोग समझ गए होंगे। अब चलते हैं, बात करते हैं इंसुलेटर की। इंसुलेटर मतलब होता है विद्युत रोधक। विद्युत को मतलब विद्युत को रोकने वाला ही हमारा क्या कहलाता है, विद्युत रोधक कहलाता है। यानी
ऐसा पदार्थ होगा जिसमें क्या होगा, विद्युत का प्रवाह नहीं होता होगा, उसे हम क्या कहेंगे, विद्युत रोधक। रोधक मतलब अवरोधक कह सकते हैं, जो अवरोध करे, किसी के बहने या किसी के जाने का अवरोध करे, उसे हम क्या कहेंगे, अवरोधक कहते हैं। तो यहाँ पे विद्युत रोधक है, तो यहाँ पे किसको अवरोध उत्पन्न करता होगा, आप लोगों को पता होना चाहिए कि अगर विद्युत रोधक है तो इलेक्ट्रिक सप्लाई को क्या करेगा, रोकने का काम करेगा। तो यहाँ पे हमें डेफिनेशन में किस प्रकार से लिखना है आप लोग समझ सकते हैं कि वह पदार्थ जो विद्युत चालकीय पदार्थों के प्रवाह को रोकता है तथा सपोर्ट द्वारा चालक को अलग करता है, उसे इंसुलेटर कहते हैं। अभी हम बहुत टाइप्स के इंसुलेटर पढ़ेंगे, जिसमें आप लोग बहुत सारी उनके एडवांटेज के बारे में जानेंगे, क्या क्या कहाँ पे किस टाइप के इंसुलेटर यूज किए जाते हैं। ठीक है मेरे मित्रों, तो आशा करता हूँ कि इंसुलेटर आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आप लोगों के एग्जाम में कुछ इस प्रकार से पॉइंट्स आते हैं, आप लोग ध्यान रखिएगा। जैसे कि आप लोगों को पूछ लिया, जैसे हमने पहला पॉइंट यहाँ पे बताया, तो यही आप लोगों से पूछ लिया जाएगा कि ट्रांसमिशन लाइन में जो संरचना का चित्रण कीजिए, तो ये आप लोग कैसे करेंगे। ठीक, तो आशा करता हूँ कि ये सारी चीजें आप लोगों को समझ में आ रही होगी। अब बात आ गई थी वहां पे सैग। फिफ्थ पॉइंट हमारा है सैग। सैग किसे कहते हैं, सैग मतलब झोल होता है। एक पोल से दूसरे पोल के बीच में जो हमारा तार लटकता हुआ दिखाई देता है, उसको हम सैग बोलते हैं। क्या बोलते हैं प्यारे मित्रों, सैग बोलते हैं भाई। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे इस बात को ध्यान रखेंगे कि सैग किसे कहते हैं, तो आप लोग बोल दीजिएगा कि एक पोल से दूसरे पोल के बीच में अगर हमारा लटकता हुआ तार दिखाई देता है, जो लटकता हुआ तार है वही हमारा सैग होता है। सैग मतलब झोल। अगर बात की जाए कि अगर सैग नहीं होगा तो क्या होगा, सैग नहीं होगा तो आंधी तूफान के मौसम में क्या होगा, हमारा जो कंडक्टर है ये क्या हो जाएगा, टूट कर गिर जाएगा। इसलिए हम क्या करते हैं, थोड़ा बहुत सैग रखते हैं। आगे चल के मैं आप लोगों को सैग पर बहुत सारे डिटेल में बातें करना है हम लोगों को। तो यहाँ पे केवल सैग की डेफिनेशन थोड़ा बहुत आप लोग समझे रहेंगे, जिससे आप लोग एग्जाम में इतनी पॉइंट्स को आप लोग लिख पाओ। ठीक, क्या सैग क्या होता है, एक खंभे से दूसरे खंभे के बीच में झोल होता है, उसे हम क्या कहते हैं, सैग कहते हैं। जैसे ये पोल हो गया हमारा, कुछ इस प्रकार से पोल बना हुआ है। आप लोगों को ऐसे नहीं बनाना है, पेंसिल से बहुत अच्छे वे में बनाना है आप लोगों को। ठीक है, इस बात को आप लोग ध्यान रखेंगे। भाई ब्लर हो रहा है, थोड़ा कॉपी को ऊपर किया जाए फिर नीचे किया जाए, सही हो जाएगा। अब बात की जाएगी यहाँ पे क्या कहा हमने, ये हमारा पोल हो गया। पोल आप लोग बहुत अच्छे से बनाएंगे, क्योंकि पोल अच्छे से बनाएंगे तो आप लोगों को अच्छा नंबर भी मिलेगा। ठीक है भाई, तो यहाँ पे देखिएगा आप लोग, ये हमारा एक पोल हुआ, एक पोल हमारा ए हुआ। अब इन दोनों के बीच में यहाँ से हम कंडक्टर को लगा दिया क्रॉस आर्म पे। अब यहाँ से एक क्रॉस आर्म से दूसरे क्रॉस आर्म पर करते हैं तो क्या होता है भाई, वो होता है हमारा सैग। यानी एक पोल से दूसरे पोल के बीच में क्या होता है, सैग होता है। ये हमारे दोनों क्या है, पोल है। इस बात को आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए आगे की तरफ चलते हैं। तो स्टूडेंट्स हम बात करेंगे, अब यहाँ पे हमने सैग की बात कर लिया, अब बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ सपोर्ट्स। सपोर्ट्स क्या होते हैं, यानी जिसे हम हिंदी में आलम्ब बोलते हैं, वो क्या होता है। आलम्ब को तो हमने बताया क्या किया जाता है, आलम्ब पे यानी सपोर्ट पे आप क्या करते हैं कि ट्रांसमिशन लाइन में यूज होने वाला जो कंडक्टर होता है उस पे क्या किया जाता है, उसके माध्यम से ऊपर किया जाता है। ठीक है, कंडक्टर को क्या करता है, या ऊपर रखता है। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा ध्यान रखेंगे कि ओवरहेड लाइन को चालक की माप, वोल्टता इत्यादि के कारण सपोर्ट को निम्न भागों में बांटा जाता है। जो हमारा सपोर्ट होता है इसको हम निम्न भागों में डिवाइड किया गया है, इसको थोड़ा ध्यान में रखेंगे आप लोग। ठीक है, चलिए ये रहा है आपका सपोर्ट। टाइप्स ऑफ सपोर्ट की बात की जाए तो सपोर्ट हमारे दो प्रकार के होते हैं, एक हमारा पोल्स बोला जाता है, एक हमारा टावर बोला जाता है। ठीक है, क्या बोला जाता है, एक हमारा पोल्स होता है, एक हमारा टावर होता है। आशा करता हूं कि ये पॉइंट आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब पोल्स की बात की जाती है तो पोल्स हमारे 3 टाइप्स होते हैं, 3 प्रकार के पोल्स होते हैं। एक होता है वुडन पोल, एक होता है स्टील पोल, एक होता है सीमेंट कंक्रीट पोल होता है। ठीक है, तो आशा करता हूं कि पोल आप लोगों को पता हो गया कि पोल कितने प्रकार के होते हैं। कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा प्लीज। पोल्स 3 टाइप्स के होते हैं, वुडन पोल, स्टील पोल, सीमेंट कंक्रीट पोल। ठीक है, पोल कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के। नींद में भी याद रहना चाहिए कि पोल हमारे 3 प्रकार के होते हैं, वुडन पोल, स्टील पोल, सीमेंट कंक्रीट पोल। ठीक, और दूसरी बात की जाएगी टावर। टावर कितने प्रकार के होते हैं, टावर स्टूडेंट्स 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है नैरो बेस लैटिक्स टावर, एक होता है ब्रॉड बेस लैटिक्स टावर। ठीक है, अब आप लोग प्लीज कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा कि टावर हमारे कितने टाइप्स के होते हैं। 2 टाइप्स के होते हैं, NBL
टी बोल सकते हैं, ठीक है। और यहाँ क्या बोलेंगे, BBL T बोल सकते हैं, ठीक है। आशा करता हूँ कि आप लोगों को दोनों फॉर्म में याद हो गया होगा, ठीक है। अब बात की जाती है यहाँ पे पोल्स की, तो पोल्स हमारे 3 टाइप्स के होते हैं। वुडन पोल, अगर वुडन पोल की बात की जाए, वुडन पोल हमारा 2 टाइप्स के होते हैं। एक होता है सिंगल पोल, सिंगल वुड पोल होता है, एक डबल वुड पोल होता है। आप लोगों ने देखा होगा पहले, बहुत पहले यूज किया जाता था, हालांकि अब इसका यूजेस तो ज्यादा नहीं है, लेकिन कहीं कहीं पे किया जाता है। जैसे कहाँ कह सकते हो, जैसे जंगली क्षेत्रों में आप लोग देखेंगे तो वहां पे इसका भी आज भी यूज किया जाता है, ठीक है। तो सिंगल पोल जो होगा, उस पे सिंगल वुडन जो पोल होगा वो कैसा होगा, एक ही पोल पे क्या किया जाएगा, जैसे हमारा ये पोल हो गया, इसी पे क्या किया जाएगा, मतलब इसी पे हम क्या करेंगे, क्रॉस आर्म को फिट कर देंगे, इस प्रकार से रहेगा। और इसी पे क्या कर देंगे, यहाँ से एक कंडक्टर बांध देंगे इंसुलेटर के माध्यम से, ये यहाँ इंसुलेटर लगा होगा, ठीक है। यहाँ पे इंसुलेटर, यहाँ पे इंसुलेटर, यहाँ पे इंसुलेटर, ठीक है। तो इसके माध्यम से क्या कर लेंगे हम, इसको क्या करेंगे, इसके माध्यम से वायर कोड क्या कर देंगे, ऊपर कर लेंगे, ठीक है। डबल वुड पोल में क्या होता है, जिससे हमें ट्रांसफार्मर वगैरह वगैरह सारी चीजें रखना होगा, तो 2 पोल या 1 पोल ऐसे हो जाएगा, 1 पोल ऐसे। ये सारी चीजें आप लोगों ने देखा होगा भाई, ठीक है। बस हमारा क्या हो गया है, सीमेंट कंक्रीट पोल यूज ज्यादा होने लगे हैं, बस इसलिए हमारा क्या हो गया, वुडन पोल खत्म हो गया, ठीक है। चलिए, आशा करता हूं कि आप लोगों को समझ में आया होगा। अब बात की जाती है वुडन जो डबल वुड जो पोल्स होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं, ए टाइप होता है, एक एच टाइप होता है, ठीक है। ये सभी चीजें आप लोगों को दिखाऊंगा, आप लोग अपने से स्वयं बनाएंगे, जिससे क्या होगा कि आप लोगों का प्रैक्टिस अभी से बनी रहेगी, ठीक है। स्टील पोल की बात की जाएगी, स्टील पोल 3 टाइप्स के होते हैं। यहाँ पे है ट्यूबुलर पोल्स, एक होता है हमारा लैटिक्स पोल, एक होता है सॉलिड पोल्स। तो आशा करता हूं कि आप लोगों को पता हो गया होगा कि स्टील पोल कितने टाइप्स के होते हैं। स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोगों को जो मैं बोलता हूं उसको प्लीज आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखा करिए, ठीक है। अगर आप लोग एक बार लिख देंगे तो आप लोग फिर उसे दोबारा नहीं भूलेंगे, ठीक है। इस बात को आप लोग ध्यान में रखा करिए। कहीं भी अगर आप लोग एक बार 2 बार चीजें लिख देते हो, पहली बार तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख लोगे, दूसरी बार आप लोग अपने बुक्स पे लिख लोगे, तीसरी बार आप लोगों ने पहली बार तो सुना है इन चीजों को, तो इससे आप लोगों को याद हो जाएगा भाई, ठीक है। याद हो जाएगा तो आप लोग क्या करेंगे, जो हमारा TDEP होगा इसमें आप लोग तांडव मचाओगे, ठीक है। हमारे शंकर भगवान तांडव नहीं मचाएंगे, हमारे स्टूडेंट्स जो होंगे वो अपने एग्जाम में तांडव मचा के आएंगे, ठीक है। चलिए बात करते हैं, तो जो हमारा स्टील पोल होता है 3 टाइप्स के होते हैं, ट्यूबुलर पोल्स होता है, लैटिक्स पोल होता है, सॉलिड पोल्स होते हैं। इन सारी चीजों को 2 बार आप लोग देख लेंगे तो आप लोगों को सारी चीजें याद हो जाएंगी। अभी तो लग रहा है वो बहुत बड़े बड़े हैं, कुछ नहीं है भाई, इस बात को ध्यान रखिएगा। अब बात की जाएगी, अगर इनके टाइप्स को नहीं याद है तो कोई बात नहीं, कुछ नहीं आता है, ये टाइप्स नहीं आते हैं, इनको मैं आप लोगों को जान के लिखा हूं ताकि आप लोग इनको ध्यान रखें, ठीक है। ट्यूबुलर पोल से आप लोग ध्यान रखेंगे, लैटिक्स पोल ध्यान रखेंगे, सॉलिड पोल से आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक। अब बात की जाती है सीमेंट कंक्रीट पोल्स की बात की जाएगी, तो यहाँ पे भी 2 टाइप्स के होते हैं। एक होता है PCC पोल्स, एक होता है RCC पोल्स। PCC मतलब प्री स्ट्रेस्ड सीमेंट कंक्रीट पोल्स, RCC मतलब रेनफोर्स्ड, इसे हम री रेनफोर्स बोल सकते हैं, री इनफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट पोल्स बोल सकते हैं। इस बात को आप लोग ध्यान रखेंगे, इसका फुल फॉर्म कई बार आप लोगों से पूछा जाता है, क्या बोलेंगे, इसको बोल सकते हैं रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट पोल्स, ठीक। आशा करता हूं कि यह सारी चीजें आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अब चलिए इनके थोड़ा कैरेक्टरिस्टिक्स को पढ़ लेते हैं, यानी अभिलक्षण, जिसे यानी सपोर्ट का जो अभिलक्षण होता है, क्या क्या होना चाहिए इसमें, ठीक है भाई। चलिए, तो यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट की बात की जाएगी, तो पहला पॉइंट क्या होना चाहिए कि आप लोगों को खुद ही ध्यान रखना चाहिए कि जो हमारा सपोर्ट होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए। तो आप लोग बता दिए भाई, सपोर्ट जो होना चाहिए कैसा होना चाहिए, भार में हल्का होना चाहिए, जिससे हमारा ट्रांसपोर्टेशन हो वो सस्ता में हो जाए, ठीक है। यानी अगर आप लोग ध्यान रखें, एक बात को ध्यान रखिएगा कि अगर आप लोग महंगी महंगी चीजों को, यानी महंगी कह रहा हूं, ज्यादा वेटेड, जैसे हमारा 100 किलो है और एक मैं आप लोग को 50 kg का दे रहा हूं, ठीक है। तो आप लोग मजदूर से अगर कहीं पे भिजवाएंगे, जो 100 किलो वाला होगा वो क्या करेगा, ज्यादा पैसा लेगा, 50 किलो वाला कम पैसा लेगा। तो इस बात से आप लोग समझ सकते हैं कि ट्रांसपोर्टेशन में हल्के जो मटेरियल्स होंगे उनमें हमारा क्या होगा, ट्रांसपोर्टेशन कास्ट जो होगी कम होगी। यानी क्या होना चाहिए, भार में हल्के होंगे, जिससे भार में हल्के होने चाहिए, जिससे क्या हो, हमारा खर्च कम हो। इनकी यांत्रिक सामर्थ्य अगर बात की जाएगी, मैकेनिकल स्ट्रेंथ जो होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, उच्च होनी चाहिए, ठीक है। यानी यांत्रिक सामर्थ्य कैसा होना चाहिए, उच्च होना चाहिए, यानी ये तुरंत टूट फूट ना जाए, ठीक। इनकी यांत्रिक सामर्थ्य क्या होनी चाहिए, उच्च होनी चाहिए। ये क्या होना चाहिए, सुदृढ़ एवं सीधे होना चाहिए, यानी जो हमारे सपोर्ट होंगे वो कैसे होने चाहिए, सीधे होना चाहिए और सुदृढ़ होना चाहिए, ठीक। इस बात को ध्यान रखेंगे।
इसके सहायक अंग कम होने चाहिए। ठीक, यानी जो हमारे पोल्स हैं इनमें सहायक अंग कम होने चाहिए, नहीं तो हमें क्या होगा, स्टेप मतलब कि हमें स्टे वायर का यूज ना करें। ठीक, पोल्स हमारे ऐसे होने चाहिए। ठीक, इनका उम्र ज्यादा और टिकाऊ होना चाहिए, यानी इनकी लाइफ जो ज्यादा हो और टिकाऊ भी होनी चाहिए। चलिए आगे की पॉइंट्स को देख लेते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट क्या है आप लोगों का, कि इन्हें कीमत में सस्ते होने चाहिए। जो हमारे पोल्स होंगे इनकी जो कॉस्ट होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, मिनिमल होनी चाहिए, यानी कम होनी चाहिए। और इन्हें पोर्टेबल के लिए होना चाहिए, यानी किसी भी प्रकार से इनको ले जाया जा सके। ठीक है, आशा करता हूं कि आप लोगों को इतनी बातें आप लोगों को समझ में आ गई होंगी। ठीक है, तो 20 मिनट हो गया है आप लोगों का, और आप लोग पूरे लेक्चर्स को अटेंड किया करिए, जिससे आप लोगों को सारी चीजें समझ में आएंगी। आप लोगों ने एक शायरी तो सुना ही होगा कि महतरम मैं खाने जाना बुरी बात है, कि महतरम मैं खाने जाना बुरी बात है, अगर आ ही गए तो बिन पिए लौट जाना बुरी बात है। आप लोगों ने ध्यान में रखा होगा कि कहीं कहीं पे क्या होता है कि जैसे हम और आप हैं, आप वाइन यानी शराब को पीते हैं और मैं नहीं पीता हूं। अगर हम दोनों किसी शराब की दुकान पे जाएंगे तो क्या होगा कि बोला जाएगा कि दोनों पिए हैं। ठीक है, भले ही मैं ना पिया हूं, लेकिन बोला जाएगा दोनों पिए हैं। अगर आप लोग यहाँ पे आ गए हैं पढ़ने के लिए तो आप लोग पूरी जानकारी को लेके जाइए, नहीं तो वैसे ही बर्बाद होंगे जैसे जैसे कि मैं आप लोगों के साथ में गया था। और लोग बोलेंगे ही कि आप लोग गए थे। तो स्टूडेंट्स मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं, अगर आप लोग पढ़ रहे हैं तो आप लोग पढ़ने पे फोकस कीजिए। ठीक है, चलिए यहाँ पे बात करते हैं। यहाँ पे आप लोग पॉलिटेक्निक के स्टूडेंट्स हैं, आप लोगों को गुस्सा जल्दी आता है भाई। मैं जिस रास्ते से गुजरा हूँ आप लोगों को उन रास्तों से नहीं गुजरना है। ठीक है, चलिए अभी मैं कोई डाकू और वगैरह वगैरह इन रास्तों से नहीं गुजरा हूँ भाई। ठीक है, कि इन सारी चीज़ों को फेस करना पड़ता था कि हमें कहाँ से कोई समझा दे सारी चीज़ों को। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमारे पास थी, तो इसलिए मैं आप लोगों को क्या करता हूँ कि आप लोगों के लाइफ में इन सारी प्रॉब्लम्स को फेस ना करना पड़े। ठीक है, हालांकि आप लोग इंजॉय कितना करते हैं, हम भी इंजॉय किए हैं, तो आप लोग भी करेंगे भाई, आने वाले भी करेंगे, करना चाहिए भाई। देखो एक लाइफ मिली है हमें, अपनी लाइफ में फुल इंजॉय करना चाहिए। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं फैक्टर्स ऑफ सपोर्ट कंस्ट्रक्शन। ठीक है, यानी आलम संरचना के लिए कारक क्या क्या होने चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे ओवरहेड लाइन प्रणाली में प्रयुक्त विभिन्न प्रकार के आलम्ब ढांचों की संरचना निम्नलिखित कारकों पर निर्भर करती है। तो इनके जो फैक्टर्स हैं क्या क्या है, पहला पॉइंट क्या है, विद्युत संचरण शक्ति है। दूसरा पॉइंट क्या है, विद्युत संचरण लाइन की वोल्टता है। थर्ड पॉइंट क्या है, लाइन लोकेशन है। फोर्थ पॉइंट क्या है, जलवायु संबंधी स्थितियां हैं। ठीक है, अब बात करते हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो है हमारा टाइप्स ऑफ लाइन सपोर्ट। ठीक, इस बात को आप लोग ध्यान रखेंगे। अब हमारा खेला शुरू हो रहा है। ठीक है, हम अभी एक एक करके सारी चीजों को ध्यान रखेंगे। आज का सेशन जो होगा थोड़ा लंबा होगा, जिसमें आप लोग काफी सारी चीजों को जान पाएंगे। ठीक, यहाँ पे क्या है वो टाइप्स ऑफ लाइन सपोर्ट्स। तो यहाँ पे ध्यान रखेंगे कि यहाँ पे हमारे चार प्रकार के क्या होते हैं, ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन में प्रयुक्त होने वाले जो आलम होते हैं चार प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, वुडन पोल्स, स्टील पोल, सीमेंट कंक्रीट पोल्स, और एक होता है हमारा स्टील टावर। ठीक, आशा करता हूं कि आप लोगों को ये सारी चीजें समझ में आएगी। चार प्रकार के हमारा क्या होगा, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन में हम चार प्रकार के क्या करेंगे, पोल्स का यूज करेंगे। पहला कौन सा होगा हमारा, वुडन पोल। उसके बाद क्या यूज करेंगे, स्टील पोल का यूज करेंगे। उसके बाद हम क्या यूज करेंगे, सीमेंट कंक्रीट पोल्स का यूज करेंगे, स्टील टावर का यूज करेंगे। चलिए हम यहाँ पे ध्यान में रख देते हैं भाई, वुडन पोल तो लकड़ी का जो खंभा होगा, वुडन मतलब लकड़ी होता है भाई, काष्ठ बोला जाता है। आप लोग गांव में काठ बोलते हैं, काठ तो वही होता है, वुडन मतलब काष्ठ होता है, काष्ठ। अभी आप लोग कहीं कहीं पे लिखा हुआ देखने को मिलेगा। ठीक है भाई, चलिए वुडन पोल की बात करते हैं। तो वुडन पोल जो होता है यह साल, चील, शीशम, बबुल और आप क्या बोल सकते हैं, शीशम हो गया, सागवन हो गया, इन सारी जो सीधी लकड़ियां होंगी उनके माध्यम से क्या करेंगे, और सीधी होनी चाहिए और गांठ रहित होनी चाहिए। इन लकड़ियों के माध्यम से क्या करते हैं, हम पोल्स का निर्माण कर लेते हैं। ठीक है, अब पोल्स जो होता है, आप लोग जैसे हमारा खंभा हो गया, ये हमारा पोल्स हो गया, मान लीजिए हमारा पोल्स है, ये लकड़ी का पोल्स है। ठीक है, लकड़ी का जो पोल है ये हमारा क्या होना चाहिए, सीधा होना चाहिए, यानी कहीं पे भी गांठ वाठ वगैरह वगैरह सारी चीजें नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब देखेंगे जैसे कि बबुल हो गया, शीशम हो गया, इन सारी चीजों पे क्या होता है, वायुमंडलीय प्रभाव बहुत कम पड़ता है। ठीक है, एज कम्पेयर टू अगर आम का पेड़ ले लेंगे और नीम का पेड़ ले लेंगे तो इन सारी चीजों में क्या होता है, ये सारी हमें परेशानियां देखने को मिलती हैं। ठीक है, अब बात की जाती है
इसमें जो होगा ये जो हमारा पोल्स है वुडन पोल्स है, इसे आप लोग एज्यूम कर लीजिए हमारा वुडन पोल है। अब इसमें क्या क्या नहीं होगा, ठीक है, इसमें क्या होगा धूप का या इन सभी चीजों का प्रभाव से बचाने के लिए क्या करते हैं, यहाँ पे जो ऊपर वाला पोल्स होगा, पोल के ऊपर जो यहाँ पे हम पोल लगा देंगे, यहाँ पे हम क्या करते हैं जीआई का एक हमारा गैल्वेनाइज्ड आयरन का क्या होता है टोपी होता है, इसको हम यहाँ पे लगा देते हैं। इससे क्या होगा अगर बारिश का मौसम में इस पे पानी गिरेगा तो इस पे हमारा जो पानी होगा इस पे रुकेगा नहीं, बाहर हो जाएगा। और जैसा कि आप लोग जानते हुए जो गैल्वेनाइज्ड आयरन होता है उसमें जंग नहीं लगता है, ठीक है भाई। तो इस बात को ध्यान रखेंगे, जिससे क्या होगा ऊपर से हमारा पानी नहीं पड़ेगा, पानी नहीं पड़ेगा तो हमारी लकड़ी सड़ेगी नहीं, ठीक। तो इन सारी चीजों को आप लोग ध्यान रखेंगे भाई, ठीक। चलिए आइए बात करते हैं वुडन पोल की। तो वुडन पोल प्रायः साल, चील, शीशम, बबुल आदि वृक्षों की सीधी गांठ रहित गोल अनुप्रस्थ काट की प्राकृतिक लकड़ियों के प्रयोग से बनता है, ठीक है। तो इस बात को आप लोग ध्यान रखें। किसकी किसकी मैंने बात किया, साल है, चील है, शीशम है, बबुल, और क्या ले सकते हैं सागवान भी ले सकते हैं आदि वृक्षों की सहायता से, यानी जो सीधी होनी चाहिए गांठ रहित गोल अनुप्रस्थ काट की प्राकृतिक लकड़ी के प्रयोग से बनता है, ठीक है। कौन सा पोल, वुडन पोल। अब देखेंगे यहाँ पे कि लकड़ी खंभों को बर्फ, धूप, वर्षा आदि के प्रभाव से बचाने के लिए खंभों के ऊपरी सिरे पर लोहे की टोपी लगाई जाती है। यह लोहे की टोपी जो होती है जीआई की टोपी होती है, गैल्वेनाइज्ड आयरन की टोपी होती है, जिसमें क्या होता है गैल्वेनाइज्ड आयरन इसलिए यूज किया जाता है कि उसमें क्या होता है जंग नहीं लगता है, ठीक है भाई। अब देखेंगे यहाँ पे वुडन पोल, तो वुडन पोल हमारे दो प्रकार के होते हैं, यानी लकड़ी के जो खंभे होते हैं दो प्रकार के होते हैं, सिंगल वुडन पोल, डबल वुडन पोल। जब मैंने आप लोगों को क्या बता रहा था, इसके क्लासिफिकेशन को देख रहे हैं तो वहां पे हमने इन सारी चीजों को डिस्कस किया था, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब बात करते हैं मेरे मित्रों कि सिंगल वुडन पोल्स जो होता है इसकी स्पेसिफिकेशन क्या होनी चाहिए, यानी विशेषता क्या क्या होनी चाहिए, इस बात को ध्यान रखना चाहिए आप लोगों को, ठीक है। पहला पॉइंट है पृथ्वी से न्यूनतम ऊंचाई जो होनी चाहिए 7 से 11 मीटर तक होना चाहिए। ये कोई फैक्चुअल डाटा नहीं है, ये एज्यूम किया गया है, 7 से 11 मीटर के बीच में हमारा क्या होना चाहिए, इसकी न्यूनतम ऊंचाई होनी चाहिए। दूसरा पॉइंट की बात करेंगे, पृथ्वी के नीचे न्यूनतम गहराई जो होनी चाहिए 1.2 मीटर से 2 मीटर तक होना चाहिए, ठीक है। और तीसरी पॉइंट की बात करेंगे तो न्यूनतम आधार की जो परिधि होनी चाहिए 66 सेंटीमीटर तक होनी चाहिए, ठीक। यहाँ पे चौथी पॉइंट की बात करेंगे, न्यूनतम शिखर की परिधि जो होना चाहिए 38 सेंटीमीटर तक होना चाहिए, ठीक है भाई। अधिकतम फैलाव यानी स्पैन की बात करेंगे 60 मीटर तक होना चाहिए, कितना 60 मीटर। अधिकतम लाइन वोल्टेज 22 केवी के लिए होता है हमारा कौन सा, वुडन पोल जो होते हैं वो 22 केवी के लिए, हमारा 22 केवी के सप्लाई के लिए ही इसका हम क्या करते हैं, 22 केवी के सप्लाई को ही हमारा क्या करता है ट्रांसमिट करता है, ठीक है। तो 22 केवी पर ही केवल किसका यूज किया जाता है, वुडन पोल का यूज किया जाता है, ठीक है। अगर यहाँ पे देखेंगे अधिकतम जीवन काल की बात करेंगे तो जीवन काल कितना है 15 से 20 साल है इसका जीवन काल। सेफ्टी फैक्टर की बात यहाँ पे देखेंगे, न्यूनतम यहाँ पे सेफ्टी फैक्टर कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए, कितना 2, यहाँ पे 2 लिख लीजिएगा। अब बात करते हैं, यहाँ पे हमने सिंगल की बात की लिए, अब डबल की बात करेंगे तो डबल पे देख लीजिएगा आप लोग, डबल में भी कुछ इस प्रकार से दिया हुआ है, ठीक। अब यहाँ पे देखेंगे तो डबल में आप लोगों को बताया था 2 प्रकार के होते हैं, एक ए टाइप होता है, एक एच टाइप होता है, ठीक है। अब यहाँ पे स्पेसिफिकेशन हम लिखे हैं, जैसे पृथ्वी से न्यूनतम ऊंचाई कितनी होनी चाहिए, ए टाइप के लिए 11 से 13 मीटर होनी चाहिए, एच टाइप के लिए 12 से 14 मीटर तक होनी चाहिए। आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये सारी चीजें समझ में आ रही होंगी भाई, ठीक है। गहराई की बात करेंगे तो गहराई 2 से 2.5 मीटर तक होनी चाहिए, और एच टाइप के लिए कितना होना चाहिए 2.5 से 3 मीटर तक होनी चाहिए, ठीक है। फैलाव यानी स्पैन की बात करेंगे, ए टाइप के लिए 80 मीटर होनी चाहिए और हमारी एच टाइप के लिए 150 मीटर होनी चाहिए, ठीक है। स्पैन की बात करेंगे तो ये एक्चुअल डाटा है, ठीक है, इतना होना चाहिए। लाइन वोल्टेज की बात करेंगे तो ए टाइप के जो हमारा पोल्स होगा, वुडन पोल्स होगा, डबल वुडन पोल्स या 66 केवी के लिए ए टाइप का यूज करते हैं, और एच टाइप का जो पोल्स होगा इसके लिए हम 132 केवी का यूज करते हैं, ठीक है। जीवन काल की बात करेंगे तो जीवन काल दोनों का हमारा क्या होता है सेम ही होता है, ठीक है। आशा करता हूं कि आप लोगों को ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। चलिए स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग अभी तक हमारे प्ले स्टोर पे जो स्टडी मेगा पॉइंट्स का जो ऑफिशियल चैनल है उसको अभी तक आप लोगों ने डाउनलोड नहीं किया है, तो प्लीज स्टूडेंट्स उसको डाउनलोड कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा उसको शेयर कर दीजिए। एक बार अपने स्टडी ग्रुप्स में एक बार फैला दीजिए कि स्टडी मेगा पॉइंट्स का जो ऑफिशियल चैनल आया है वो आ चुका है। इस पर आप लोगों को बहुत ही मिनिमल प्राइस पे कोर्सेज चल रहे हैं, आप लोग परचेज कर सकते हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक स्टडी मेगा पॉइंट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।